गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, अब तो चैप्टर तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं। उस हिसाब से और रिवीजन की जरूरत होगी। जो डाउट्स होंगे आपके वो हम क्लियर करेंगे। डाउट्स मैं आपके चेक कर रही हूँ, वट एवर द डाउट्स आर देयर। मेन कमेंट में मेरे को डाउट्स दिख रहे हैं, आई हैव चेक्ड। इसके लिए मैं आपके लिए एक डाउट सेशन भी रखूंगी। हो जाता है कई बार पढ़ाते टाइम क्या होता है ना, हम कमेंट्स देख नहीं पाते हैं। तो कमेंट्स देख नहीं पाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स मिस हो जाते हैं। बट आई एम रिकॉर्डिंग इट, मैं नोट डाउन कर रही हूँ किसको क्या दिक्कत है। फॉर श्योर उन बच्चों के लिए मैं डाउट क्लास जरूर रखूंगी। ठीक है, उससे पहले चलो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है वो कितना समझ में आया है। तो अगेन मैंने जैसे पहले चैप्टर के लिए आपको बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, केस स्टडी, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। लॉन्ग आंसर्स में आपके पूरे प्रोसेस जाते हैं तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम हमें है नहीं। पर स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है लॉन्ग आंसर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट सेशन में आप अपने कमेंट, मेन कमेंट्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। उन बच्चों के लिए मैं अलग से डाउट सेशंस रखूंगी। तो चलो हम देखते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं। सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको देखो फिर से क्या बात है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, तो नॉट करेक्ट में हम देखते हैं पहली बात, इन बर्ड्स एंड मैमल्स, किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये तो बात सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें इनकरेक्ट देखना है। कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी बात सही है। कोलोस्ट्रम क्या होता है, पहले जब बच्चा जब बर्थ लेता है तो उसके पास में खुद की एंटीबॉडीज नहीं होती, तो मदर क्या करती है, उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है ना। तो ये बात भी सही है। पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेसेस, क्या ये बात सही है। आगे देखो, लास्ट ऑप्शन देखो, इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यही बात सही है। तो बताइए आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन गलत है, क्या होगा, सी। क्यों सी होगा, वाई इट इज सी, क्योंकि एग सरफेस पे नहीं होता है बेटा, एग सरफेस नहीं, मेम्ब्रेन जो होती है, एग तो अंदर के साइड में है, जो जोना पेल्यूसिडा है उसके सरफेस पे चेंज होता है, तब जाके पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होती है, पॉलीसर्मी प्रिवेंट होती है। सो यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा होता तब ये क्या होता, सही होता। तो देखो इतनी छोटी छोटी बात पे यही कंफ्यूजन हो जाता है कि एग सरफेस पे ही तो होगा, नहीं एग सरफेस पे नहीं होगा, जोना पेल्यूसिडा हो गया। ये मेम्ब्रेन होता, मेम्ब्रेन कहता, तब भी वो सही होता। आगे देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर ओव्यूलेटरी फेज, बात तो सही है, ओव्यूलेशन के लिए हमें ईस्ट्रोजन तो चाहिए। Oogonial cells start proliferate and give rise to the functional ova in a regular cycle from puberty onwards. फीमेल्स में जो एग का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर ये तो गलत हो गया, कौन से स्टेज में स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। यही तो मेजर डिफरेंस है इन मेल्स एंड फीमेल कि कब सेल्स का प्रोलिफरेशन स्टार्ट है। प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, बस क्या होता है कि वो सीज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए अरेस्ट हो जाता है ना। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर पुअरली मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, बताओ, ये भी पढ़ा है हमने, होता है तभी तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में वो कहाँ जाता है, वो नर्व सेल पे जाके अटैच होता है। नर्व सेल्स, लेडिक सेल्स, वहां पे उनका क्या होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। आफ्टर न्यूट्रिएंट्स, आफ्टर उसको जो एंड्रोजन प्रोवाइड होता है उसके बाद में उसकी मोटिलिटी स्टार्ट होती है। समझ में आई बात, ये ऑप्शन आप ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद। अब आप खुद सोचो कि ओव्यूलेशन हो गया है, ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया तो हो सकता है इम्प्लांटेशन होगा।
इम्प्लांटेशन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है, ताकि उससे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको मेंटेन कर सके। तो बात तो सही है कि आपने देखा था जब मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो ग्राफ में आपने देखा होगा कि जब सर्ज आता है, जब 14th डे होता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई चला जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको मेंटेन करना है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे? ये जो ऑप्शन था कि बी ऑप्शन, कि पुबर्टी ऑनवर्ड्स प्रोलिफरेशन स्टार्ट नहीं होता, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? बी। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, चलिए। स्पॉट ऑड वन आउट, फिर से ऑड वन आउट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, रॉन्ग आंसर, ऑड वन आउट। वेरी इजी क्वेश्चन है, हमें समझ में आ जाता है। रीड टेस्टिस, अच्छा। एपिडाइडमिस, वास एफ्रेंसिया, इस्थमस। इस्थमस किसका पार्ट है? ये तो सारा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। कुछ समझ में आया? तो अब तो देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एग्जाम में, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? ये आते हैं स्ट्रक्चर में से। फंक्शन तो आपको पूछ लेगा बड़े वाले क्वेश्चन में कि बताओ पहले तो गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, वो तो आपको लॉन्ग आंसर में पूछ ही लेगा। लेकिन जो छोटे छोटे आंसर्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको कहाँ ध्यान देना है? इन एमसीक्यू में। तो साफ पता चल गया, इस्थमस इज पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और देखो, फेलोपियन ट्यूब नहीं लिखा है, इस्थमस लिखा है। एम्पुलरी रीजन लिखा रहेगा, फिम्ब्रिए लिखा रहेगा, ताकि पहले तो आप ये सोचो कि ये पार्ट कहाँ के हैं। तो ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और फेलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। और ये जो है सारे रीटेस्टिस, एपिडाइडमिस, ये सारे क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये सारे क्या है? एसेसरी डक्ट्स हैं। तो बेटा ये तो याद करना पड़ेगा। समझ में आई बात? आगे चले, चलते हैं आगे। चलो, सेमिनल प्लाज्मा पढ़ा था। जब स्पर्म का रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तब वो एसेसरी डक्ट से होते हुए कुछ ग्लैंड से पास होता है, ताकि सीमन का फॉर्मेशन हो सके। तो सेमिनल प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन। पता है ना, सीमन के अंदर क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं, और उसके साथ में सेमिनल प्लाज्मा होता है। सेमिनल प्लाज्मा में कुछ हॉर्मोन्स, फ्रक्टोज, कैल्शियम, ये सारी चीजें ऐड होनी जरूरी है। सेमिनल प्लाज्मा कंट्रीब्यूटेड बाय, नाम से ही पता चल जाता है। देखो मैंने क्या बोला, जब स्पर्म रिलीज होगा एसेसरी डक्ट से, तब वो कहाँ पहुंचेगा? ग्लैंड्स में। याद रखना, मैंने जब आपको नोट्स पढ़ाया था, जब रिवीजन कराया था, मैंने बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है। पहले कहाँ से पास होता है? सेमिनल वेसिकल। उसके बाद कहाँ से पास होता है? प्रोस्ट्रेट। यूरेथ्रा इज नॉट अ ग्लैंड, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड तीसरा। जब इनसे पास होते हुए वो जाता है, तब जाके किसका प्रोडक्शन होता है? सीमन का प्रोडक्शन होता है। समझ में आई बात? तो देखो, यूरेथ्रा क्या है? ये तो ट्यूब है, इट इज अ डक्ट, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ओके, सेकंड ओके, फोर्थ ओके, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी। वापस मैंने क्या बोला? देखो वापस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स अच्छे से रट लेना है, फ्लो चार्ट बना के, प्रिपरेशन करके, रिवीजन करके, स्ट्रक्चर्स सारे याद होने चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या पार्ट्स हैं। ऐसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? 3 पढ़ा था हमने। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या काम होता है? स्पर्मेटिड्स का बनना। किसका बनना? स्पर्मेटिड्स का बनना। उसके बाद में होता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा? ये जो इमेच्योर स्पर्मेटिड्स हैं, इसमें क्या होगा? ये जाएंगे लेडिंग सेल में, नर्स सेल में। नर्स सेल में जब जाते हैं तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, कुछ
हॉर्मोन्स ऐड करते हैं, एंड्रोजेंस होते हैं, ये क्या करेगा, इसको मैच्योर बनाएगा, किसको, स्पर्मेटिड्स को। अब जब स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो गए, अभी क्या है, ये इमेच्योर है, ये इमेच्योर है। अब ये इमेच्योर होने के बाद जब मैच्योर हो गए, नर्स सेल ने इनको मैच्योर बना दिया, अब यहां से जब रिलीज होते हैं स्पर्म, यहां से जब रिलीज हुए, तो इस रिलीज वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ये 3 याद रखना है, भूलना नहीं है। तो अब ये बताओ यहाँ पे क्या पूछा था, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डिफरेंस से नहीं, एपिडाइडमिस से नहीं, प्रोस्टेट, ये तो बाद में जाएंगे ना, रिलीज कहाँ से होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाते हैं। उसके बाद में रीटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, तो रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसका पार्ट है, टेस्टिस का पार्ट है, टेस्टिस से रिलीज होंगे। बाकी हमारे हो गए एक्सेसरी डक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट, चलिए आगे। अगर आपको कोई डाउट होता ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर मैं नहीं भी देख पाती हूँ तो मैं बाद में देख के उसको आपको रिवर्ट बैक जरूर कर दूंगी। आपके जो डाउट सेशंस मैं करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी, तो मैं उसमें भी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आगे देखते हैं, चलिए। मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल, जब ग्राफिकन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, इट इज जनरली प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। मैच्योर, अब देखो मैच्योर हो गया है, अब मैच्योर होने के बाद क्या होगा, ये बर्स्ट होगा। जब ईस्ट्रोजन हाई हो जाएगा, एलएच हाई हो जाएगा, एलएच सर्ज जब होता है, तो जब बर्स्ट होने के लिए अब ये रेडी है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये कब से कब तक रहती है। देखो, बर्स्ट होने के बाद इसको ओव्यूलेशन कराना है, तो मुझे ये बताओ कि ओव्यूलेशन कराना है तो वो ओव्यूलेशन फेज कब आता है, मिड, मिड फेज में आता है, मिड मेंस्ट्रुअल फेज में। अब देखो 5 to 8 फेज, ये तो होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, जब ब्लीडिंग फर्स्ट फेज होती है। 11 to 17 ये होगा आपका ओव्यूलेटरी फेज। 18 to 23 ये तो ल्यूटरल फेज बाद में आ जाता है, तो इट इज रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, 11 to 17, 14th डे। और 14th डे जो होता है ये ग्राफियन फॉलिकल, जब एलएच सर्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलएच सर्ज जब आ जाएगा, तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, बर्स्ट होगा और उसके अंदर से निकल के आएगा ओवम। कोई दिक्कत इसमें, देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज पूछी है, मैंने आपको बोला था कि 14 डे का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन होने के लिए हमें कौन सा हार्मोन सर्ज चाहिए, क्यों चाहिए, समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। अगेन देखो, एक्रोसोम, एक्रोसोम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पर्म। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर्स ड्यू टू, एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब जब वो पहुंचता है ओवम पे, तो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, कुछ एंजाइम। और ये एंजाइम होते हैं लाइज प्रोटीएज, और ये क्या करते हैं, जो ओवम के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर है, जोना पेल्यूसिडा, इसको करती है इंटरैक्शन, ब्रेक, और स्पर्म से जो न्यूक्लियस होता है वो एंटर होता है। अब देखो ये रिएक्शन कब होगी, इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवा, रिएक्शन विद इन द यूटेरिन एनवायरमेंट। पहले रिलीज कर देगा तो ओवम को क्या देगा, पहले अगर उसने न्यूक्लियस रिलीज कर दी तो ओवम तक पहुंचेगा कैसे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रिएक्शन विद इन द एपिडाइडम, लो, इन इंसेमिनेशन होने से पहले ही, ये तो मेल ऑर्गन में ही हो गया, तो फिर तो कहीं हो गया, तो और गलत है। फिर आता है आपका एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूटेरस। बात बताओ, एंड्रोजन यूटेरस में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे रिलीज होगा, तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब एकदम ऑड वन आउट है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये याद रखना। देखो बेटा, दो तरीका होता है, या तो तुम्हें आंसर आता हो, या तो तुम्हें इतना बेसिक नॉलेज हो कि तुम ऑड वन आउट कर सको, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमें आंसर समझ नहीं आ रहा है, पर थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हैं हम। अगर हमें ये नहीं पता कि एड्रोजन मेल हार्मोन है फीमेल हार्मोन है, तब तो हम कहीं पे भी टिक मार देंगे। तो प्लीज ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ के जाना है। चलिए आगे देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड? ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी पढ़ा है हमने। सेमिनल वेसिकल, एम्प्यूला इज अ फीमेल, इट्स अ फीमेल डक्ट, कहाँ प्रेजेंट होता है? मेमोरी ग्लैंड। लो यही आउट हो गया। प्रोस्ट्रेट एंड बल्बो, मतलब आपको अगर ग्लैंड पता है कि हमारे सबको पता है कि अगर एसेसरी मेल में 3 एसेसरी ग्लैंड है, फिर तो तुम कहीं भी चौथा कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे तो तुम उसको ऑड वन आउट कर सकते हो। 3 चीजें याद करनी, रट जाना एकदम अच्छे से। इमेच्योर मेल जर्म्स अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आपको एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का एक क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट वन विद द रेफरेंस टू अबव। आपको बता दिया है केस, अब आपको क्या करना है, इसमें से एक करेक्ट वन चुनना है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम, ओके, एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। नहीं, अभी तो माइटोसिस होगा, पहले तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होता है, इंक्रीज इन नंबर, उसके बाद में मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, तो गलत हो गया। आगे देखते हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। अब तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मेरे पास आ गया तो उसके बाद तो मैं मियोटिक डिवीजन कराऊंगी ना, तब जाके मुझे हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी बात, फिर क्या पूछता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये क्या होगा, कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स। अभी तो ये प्रोसेस में है। और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटिड। नहीं, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ, है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन ये होता है कि जब मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे कौन सा डिवीजन स्टार्ट होता है? मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। जब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तब सब प्लॉइडी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये ऑप्शन देखो, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम, बात सही है, एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक सेल डिवीजन। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर। स्पर्मेटोगोनिया पहले इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन हमेशा याद रखना, माइटोटिक डिवीजन होता है, नंबर इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद में मुझे क्या मिलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब मेरे को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल गया। अब ये जाएगा मियोसिस में, और मियोसिस में जब जाएगा तब इसका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा हाफ। उसके बाद मुझे मिलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसकी हैप्लॉइडी हो गई चेंज। अब ये जाएगा सेकेंड मियोसिस में और मुझे देगा 4 स्पर्मेटिड्स। तो ये आपको ध्यान देना है, मियोटिक डिवीजन पहले माइटोसिस होता है ताकि इनके नंबर बढ़ जाए, और उसमें से कुछ सेल्स जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह काम करते हैं वो जाते हैं मियोसिस में। मियोसिस में जैसे ही वो एंटर करेंगे तो उनका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा हाफ। सो फॉर दिस वन करेक्ट वन इज सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है? नहीं, आगे चले। देखो, which among the following has 23 क्रोमोसोम? हैप्लॉइडी, हैप्लॉइड सेल मियोसिस के बाद जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी oocyte एंड oogonia। बताओ, गोनियम जो होता है ना, गोनियम, वहां से ना हमेशा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, तो उनके सेल्स हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड। दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वहां पे अभी हैप्लॉइड चेंज नहीं हुए, वो हमेशा क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। जाइगोट तो हमें पता ही है, बाद में जाके। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ये होता है हैप्लॉइड। यही तो होता है जो फ्यूजन में जाता है, यही तो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ में, और उसके बाद में जाके फिर क्या बनाता है, ओवम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसका डेवलपमेंट होता आता है, मियोसिस कंप्लीट होता है, और उसके बाद में फिर जाइगोट बनता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गोनियम हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जाइगोट और डिप्लॉयड है, ये हमें पता है, n+n फ्रॉम स्पर्म एंड ओवम।
अंडरस्टूड। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन, अगर प्रोसेस और स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना तो ये जो पार्ट है वो भी समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आगे चले, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हॉर्मोन्स इज नॉट, नॉट पे अच्छे से ध्यान दिया करो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अमंग नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में बात पूछ रही है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा दो काम करता है ना, एक तो पैसेज का पास करता है, काम करता है पैसेज बिटवीन फीटस एंड मदर, और दूसरा बात है कि कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। जब अब टाइम आ गया, पार्चुरेशन का टाइम आ गया, तो प्लेसेंटा क्या करने लग जाता है, वो रिलीज करता है हॉर्मोन्स। तो देखो यहाँ पे एससीजी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएच, ये तो सारे प्लेसेंटल हार्मोन है कि नहीं है? लेकिन एलएच क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो ऑड वन आउट आराम से हो गया, है ना? ये तो जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तब चाहिए, तो ल्यूटने ये क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है इसको, है ना? तो ये तो और गलत हो गया, पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये गलत, तो ऊपर के जो सारे हैं वो कैन बी रिलीज बाय प्लेसेंटा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्लेसेंटा के अलावा भी रिलीज होते हैं। एससीजी जो है वो दैट इज रिलीज बाय प्लेसेंटा। चले आगे, चलो। द वास्ट डिफरेंस रिसीव वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड opens into urethra। क्या होगा? वास्ट डिफरेंस कहाँ पहुंचेगा? सेमिनल वेसिकल्स में, सेमिनल वेसिकल से पास होते हुए वो कहाँ जाके खुलता है? यूरेथ्रा में। किसके थ्रू? क्या नाम है? दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां से होता है इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन होने के बाद में वो पास होता है यूरेथ्रा में, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, फिर उसके बाद में वो पास हो जाता है यूरेथ्रा में। ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यूरेथ्रल मीटर्स क्या होता है? यूरेथ्रल मीटर्स देखो पूरा ना ये एसेसरी डक्ट का प्रोसेस है। मैंने आपको जब नोट्स बनाया था तो उसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी बना के दिखाया था, तो वो लर्न कर लेना फ्लो चार्ट, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा। अगर उसमें फिर भी डाउट होता तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो यूरेथ्रल मीटर्स क्या होता है? यूरेथ्रल मीटर्स रिफर्स टू यूरिनोजेनिटल डक्ट, नहीं वो तो यूरेथ्रा होता है। ओपनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, अभी हमने इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था कि वास्ट डिफरेंस जो होता है वो सेमिनल वेसिकल से पास होने के बाद में कहाँ खुलता है? यूरेथ्रा में खुलता है थ्रू द डक्ट नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। और जो यूजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है, वो यूरेथ्रा में किस पॉइंट से खुलता है? दैट इज यूरेथ्रल मीटर्स। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनेटिक जेनिटल डक्ट, नहीं यूरिनोजेनिटल डक्ट जो होता है वो रेथ्रा, सीधा उससे यूरिनरी ब्लैडर जो यूरेथ्रा के थ्रू जेनाइटल में ओपन हो जाता है, पेनिस में ओपन हो जाता है। मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनिटल डक्ट, नहीं इसका कोई रिलेशन नहीं है यूरिनोजेनिटल डक्ट से। इसका रिलेशन किससे है? जब सेमिनल वेसिकल से एसेसरी डक्ट जो है फाइनली यूरेथ्रा में रीच करते हैं, इसका जो कनेक्शन है वो है एसेसरी डक्ट से। तो ये क्या है? एक ओपनिंग है किसकी? वास डिफरेंस की इनटू यूरेथ्रा। क्या हुआ? वास डिफरेंस कहाँ से पास हुआ? वास डिफरेंस कहाँ आया? एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है, लूप ओवर करता है, किससे? लूप ओवर करता है यूरेटर से, उसके बाद में पास होता है जो ग्लैंड्स हैं, सारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं, कौन सी? एसेसरी ग्लैंड से पास होते हुए कहाँ जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। कहाँ गया ये? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है
इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो ओपनिंग जो होती है, कौन सी ओपनिंग? यूरेथ्रल मीटर्स। यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू किसमें खुल जाएगी? यूरेथ्रा में। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये प्रोसेस है ना पूरा, ये जो फ्लो चार्ट है वो आपको याद रखना है। तो ये हो गया यूरेथ्रल मीटर्स इज द ओपनिंग। मूविंग अहेड, आगे चले। देखो मोरूला, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आ गए हैं, डेवलपमेंट स्टेज है। मोरूला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। कब आती है? बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला, वो तो गैस्ट्रुलेशन फेज हो जाती है ना। आफ्टर द इम्प्लांटेशन, या फिर बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन, ये तो हो गया तुम्हारा फीटल स्टेज पूरा। कब आती है जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट? मोरुला क्या होता है? मलबरी शेप, है ना। कौन सा शेप? मलबेरी शेप। और ये कब होता है बेटा? ये होता है जब आपका 16 सेल स्टेज आती है। कितनी आती है? 16 सेल स्टेज। तो क्या हुआ? इसके बाद में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट बनने, इसके बाद अब 16 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फेज है ना बेटा, 2 to 4 to 8 to 16, तो ये वाला फेज जो है दैट इज मोरूला। सो क्या कहते हैं? मोरूला, मलबेरी शेप का जो एम्ब्रियो बनता है उसका डेवलपमेंट दैट इज मोरूला। उसके बाद आता है गेस्ट्रुला। आगे बढ़ते हैं। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम, ओवम की जो मेम्ब्रेन की कवर है, मतलब ओवम के साइड में जो कवर होती है, ओवम तो अंदर के साइड में, सेकेंडरी साइड, इसकी जो कवर है एट ओव्यूलेशन, उसको क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा या कोरियोन? ये तो बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दो इसका। क्या होता है? स्पर्म आके किससे मिलता है? कहाँ पे उसका सरफेस जो होता है वो इंटरेक्शन होता है, चेंज होता है, कहाँ पे? जोना पेल्यूसिडा। देखो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जोना रेडिएटा भी लिख दिया, लेकिन आंसर कौन सा सही है? आंसर तो एक ही सही होता है, जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट चले, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट वन। ओके चलो, अब आ जाता हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वन वन लाइन, वन वन वर्ड। ओके, क्या है? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इनटू स्क्रॉटल सैक। बताया था, जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम क्या होता है, जो टेस्टिस होता है पहले एब्डोमिनल कैविटी में होता है, उसके बाद में क्या होता है, जो डिसेंट होता है स्क्रॉटल सैक का, दैट इज आउट ऑफ द एब्डोमिनल। क्या होता है कि फेलियर हो गया इसका, अगर वो नहीं हुआ तो दैट लीड्स टू स्टेरिलिटी। क्यों? क्यों एब्डोमेन से बाहर आना, आउट ऑफ द एब्डोमेन इट इज नेसेसरी? क्योंकि हमने पढ़ा है स्क्रॉटल सेक कंटेन टेस्टिस एंड दैट रिक्वायर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, वो गैमेटोजेनेसिस कर सके, है ना। तब खुद सोचो अगर ये डिसेंड नहीं हुआ तो क्या गैमेटोजेनेसिस हो पाएगी? अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या है? स्टेरिलिटी तो है, फिर तो फर्टाइल ही नहीं है मैन, बिकॉज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। समझ में आई बात? व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज इट हैज टू बी डिसेंड, सो सच दैट, ताकि क्या हो, गैमेटोजेनेसिस हो सके। डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना, है ना, टू कम डाउन। चलिए आगे देखें। ओके, बोथ वैक्सीन, वैक्सीन पता है ना क्या होता है? वैक्सीन जिसमें हम क्या करते हैं, वीक या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं उसको हम डायरेक्टली वीक करके या फिर उसको डेड करके उसका हम क्या बनाते हैं, एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाते हैं जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, है ना। इससे भी हमें इम्यूनिटी मिलती है। और कोलेस्ट्रम जो है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं ना। अब वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में, अब बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, उसके अंदर तो इम्यूनिटी है नहीं,
उसको तो इम्यूनिटी देनी पड़ेगी, उनके उसकी बॉडी में तो कोई एंटीबॉडीज है नहीं, तो मदर क्या करती है, उसको डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे देती है। तो ये जो इंजेक्ट हुआ है, इंजेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, हम कह सकते हैं ट्रांसफर जो हुआ है ना, तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ये भी काइंड ऑफ इम्यूनिटी है। तो अब ये बताओ कि कोलेस्ट्रम के थ्रू जो हमें इम्यूनिटी मिल रही है वो कैसी इम्यूनिटी है, और वैक्सीन के थ्रू जो हमें इम्यूनिटी मिल रही है वो कैसे मिल रही है। हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास चैप्टर्स भी हैं इसके इम्यूनिटी के। तो जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज आती है ना बेटा, वो हमेशा क्या होती है, पैसिव। कैसी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हमें हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही है इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज हमें डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन जब माइक्रोब्स एंटर होते हैं ना बॉडी में, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। कैसी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हमारी बॉडी क्या करेगी, खुद इम्यूनिटी बनाएगी, खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। तो अगर बना बनाया मिल रहा है दैट इज पैसिव, और अगर हमारी बॉडी खुद बनाती है तो उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो, चलो आगे देखें। How many sperms are produced by 10 primary spermatocyte? तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है। And how many eggs will be produced by 10 primary oocyte? इसके लिए बेसिक डिफरेंस पता होना जरूरी है कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में जाते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं, तो उसके बाद में मुझे 4 स्पर्मेटिड्स मिलती हैं। मिलती है कि नहीं मिलती है, ये तो बेसिक मैंने बताया था आपको, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, बेसिक से डिफरेंस गैमेटोजेनेसिस में। तो क्या मिलेगा मुझे, 4 स्पर्मेटिड्स मिलेंगी। मतलब क्या है, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो अगर 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो मेरे को कितनी मिल गई स्पर्मेटिड्स, बताओ कितनी, 40। इजी। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होती है, जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होती है तो बाद में जाके मुझे एक ही फंक्शनल ओवम मिलता है। एक फंक्शनल ओवम मिलता है, कितना मिलते हैं, एक। सेकेंडरी oocyte है ना। तो अब एक बात बता दो कि अगर यहाँ पे 10 हैं प्राइमरी oocyte, तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा, कितने हो गए, 10 ओनली। तो ये याद रखना है, 40 मेरे को मिलेंगे स्पर्मेटिड्स, 40 स्पर्म्स मिलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 ओवम मिल रहा है। अंडरस्टूड। चलिए ये हो गया आपका एनालिटिकल क्वेश्चन। वो ये देख लेंगे किसको पता है कितने स्पर्म्स मिलते हैं आफ्टर मियोसिस और कितने एग्स मिलते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन। आगे देखते हैं। द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है इन ह्यूमन मेल। गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आ चुका है पहले, बताओ फटाफट बता दो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होंगे, 46, क्योंकि यहीं से मियोसिस अभी स्टार्ट होगा, है ना। अभी यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। और जब मियोसिस स्टार्ट होने के बाद में मुझे 4 स्पर्मेटिड्स मिल गए, तो इसके क्रोमोसोम्स नंबर क्या होंगे, 323। ये होता है डिप्लॉइड। जब ये डिवाइड करेगा तो मुझे इसके बाद मिलता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक बात बताओ, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होगी, प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होगा ये। कितने क्रोमोसोम्स होंगे, एग्जाम में आता है, मैंने आपको चार्ट बताया था, चार्ट के अंदर लिखे हुए थे, तो वो जरूर याद करके जाना। और इसके बाद में फिर होता है सेकेंड मियोसिस, मियोसिस 2, और सेकेंड मियोसिस के बाद आपको मिलता है 4
हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। प्लॉइडी याद रखना सबकी। प्रोसेस में सबसे पहले माइटोसिस होता है, नंबर इंक्रीज होता है, फिर मियोसिस होता है, फिर हैप्लॉइडी होती है, फिर उसके बाद में वो माइटोसिस करता है। ये प्रोसेस याद रखना। अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको डाउट सेशन करवा दूंगी। ओके, इन ओवरी, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन ओवरी विच स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कॉर्पस ल्यूटम में? ओवरी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो जाता है? और पता है कॉर्पस मतलब कैसे याद रखो? जो बची हुई चीज होती है ना, डेड हो जाती है, जो जिसका कोई काम नहीं है अब, वो कॉर्पस ल्यूटम है। ठीक है। एंड नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटम, हमने पढ़ा था ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कौन डेवलप हो रहा है? ओवरी के अंदर क्या डेवलप हो रही है? oocyte। और oocyte के बाहर क्या बन गया है अब? ग्राफियन फॉलिकल, है ना। यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जब ओव्यूलेटरी फेज आता है, ग्राफियन फॉलिकल है बाहर, oocyte के बाहर बाहर। अब जब ओव्यूलेटरी फेज आता है तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। और जब बर्स्ट होता है तो क्या करता है? ओव्यूलेशन करता है, ओवम को रिलीज कर देगा। ओवम को रिलीज करने के बाद में सेकेंडरी oocyte बाहर, यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी oocyte बाहर है। सेकेंडरी oocyte जब बाहर आ गई तो उसके बाद में जो ये बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटम। इसका काम क्या है? इसने क्या किया? ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte रिलीज की है। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई, जब ओवम रिलीज हुआ, तो अब क्या है? हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ये पीछे बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है? ये सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजता है, और क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको क्या बोलेगा? बी प्रिपेयर्ड। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसको बोलेगा प्रिपेयर हो जाओ इम्प्लांटेशन के लिए। तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको थिक बनाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन करना है। तो ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटम में। और कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकनेस करने के लिए, थिक करने के लिए रेडी करती है। अंडरस्टूड? ये तो याद करना है, ये तो आता ही आता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो each and every coitus when insemination occurs in female vagina, so each and every coitus does not results, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ये किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की लाइन है। ये पूछ रहा है कि एवरी फर्टिलाइजेशन, एवरी कोइटस डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। पढ़ाया था। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पहले तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस बीच बीच में दिए रहते हैं ना, वो तो मैं आपको प्रिपेयर ही करा रही हूँ, और उनको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये पूछा है कि क्यों हमेशा फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में लीड नहीं होता है। क्या पढ़ा है हमने कि ओव्यूलेटरी फेज कब होता है? ओव्यूलेटरी फेज कब होता है? 14th डे। 14th डे को क्या होगा? मिड डे में व्हाट विल हैपन? ओवम विल रिलीज। अगर इस ओवम के रिलीज के साथ साथ, क्या वर्ड है? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली अगर स्पर्म नहीं रीच करता है, कहां पे? एम्पुलरी रीजन में। कहां पे? एम्पुलरी रीजन में। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब एक बात सोचो, 14th डे जो इससे पहला फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज जब चल रहा है, अगर उस टाइम अगर स्पर्म रीचेस द ओव्यूलरी फेज बट ओवम ही नहीं है वहां पे, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। उसके बाद में अगर वो फंक्शनल ही नहीं हो, ओवम क्या हो गया? ओवम और स्पर्म जो होते हैं, दे वर्क ओनली 24
1 to 24 days के लिए वायबल होते हैं व्हेन दे आर रिलीज इन द यूट्रस, इन द फेलोपियन ट्यूब। तो उस अगर उस टाइम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर तो उसका कोई काम ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कोइटस भले ही मैक्सिमम टाइम हो, बट जब तक वो दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में नहीं पहुंचते तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये याद रखना है। आगे चले। ओके, वाई आर मेल टेस्टिस वाई आर मेल टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड? वही वाली बात है, ये तो हम बात कर चुके हैं। बता दो, ये फटाफट क्वेश्चन बता दो, अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। क्यों आउटसाइड है? बिकॉज टेम्परेचर कैसा मेंटेन करना है? कम, 2 to 3 डिग्री। तभी क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, देख लो कितनी बार है, तो एग्जाम में आता ही आता है। चलो नेक्स्ट। स्टेट द फंक्शन ऑफ लीडिक सेल। लेडिक सेल को और क्या बोलते हैं, फटाफट बता दो मुझे। लेडिक सेल को और क्या क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, है ना? इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करेगा? जो इमेच्योर स्पर्म है उसको क्या करेगा? मैच्योर करेगा। मैच्योर करके उसको क्या प्रोड्यूस करेगा? मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना? इसीलिए यही काम है। इनको क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। क्यों? क्योंकि वो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में इमेच्योर सेल क्या बनते हैं? वो क्या बनते हैं? मैच्योर बनते हैं। उसमें एंड्रोजन के थ्रू उनकी मैच्योरिटी दी जाती है, मोटिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। चलो, वेयर वी फाइंड फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या है? याद कराया था दैट फेलोपियन ट्यूब के 3 मेन पार्ट्स। फेलोपियन ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेलोपियन ट्यूब का दो, एक फिम्ब्रे क्या काम करता है और दूसरा एम्पुला, स्टमक रीजन जो होता है। तो फिम्ब्रे का क्या काम है बता दो मुझे। यूट्रस है, यहाँ पे हो गया ओव्यूलेटरी, ओव्यूल यहाँ पे है, और ओव्यूल के ऊपर फनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है, जो ओव्यूलेशन के टाइम में ओवम को कैच करने के लिए, उसको सक करने के लिए काम आता है। दिस फनल शेप्ड ऑर्गन पार्ट इज नोन एज फिम्ब्रे। ये तो इजी है। तो फिम्ब्रे का काम क्या है? वेयर डू वी फाइंड फिम्ब्रे? कहाँ पे मिलेगा फिम्ब्रे हमको? ये मिलेगा हमें नियर ओवरी, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये तो बहुत इजी है। किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। जो कैच करने में, टू ग्रैब करने में किसको काम आता है? जब ओवम ओव्यूलेशन होता है तो ओवम को कैच करने में, ग्रैब करने में काम आता है। चले आगे। चलो आ जाओ। व्हाट इज सीमेन? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीमेन क्या होता है? इट इज अ लिक्विड प्लाज्मा पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ द फ्लूइड, जो सिक्रीट होता है कब? इंसेमिनेशन के टाइम में। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो होता है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से रिलीज होता है? सेमिनल वेसिकल से। कहाँ से रिलीज होता है? सेमिनल वेसिकल से, है ना? और इसमें क्या होता है? और स्पर्म्स, ये दोनों मिलके बनाते हैं सेमिनल सीमन। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सीमेन। अंडरस्टूड? यहाँ कोई दिक्कत किसी को? ये तो बहुत इजी सा, ये तो याद कर लेना। तो प्रोसेस पढ़ा था तभी हमने पढ़ लिया था। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम एंड एंडोमेट्रियम? बताओ।
जल्दी बता दो, फटाफट बता दो। कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटम में। और कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है? फटाफट क्या भेजेगा, क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिंक करेगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा, प्रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा, ताकि इम्प्लांटेशन होगा। अगर इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करेगा, और उसी के साथ साथ ये देखो एंडोमेट्रियम क्या करेगा? एंडोमेट्रियम का काम क्या है? ये साइक्लिक चेंज है। क्या चेंज है? साइक्लिक चेंज। इसमें साइक्लिक चेंज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, किससे रिलेटेड है? एंडोमेट्रियम से। इसका साइक्लिक चेंज होता है। थिकनिंग क्यों होती है? और शेडिंग होती है। थिकनिंग क्यों? ताकि इम्प्लांटेशन करवा सके। और शेडिंग क्यों होती है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये इम्प्लांटेशन नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो इसकी क्या हो जाएगी? शेडिंग, जिसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। ये तो बहुत इजी से क्वेश्चंस है। फंक्शंस तो मैंने पढ़ाए हैं ना, फंक्शंस हमने रिवाइज किए थे। फंक्शन पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? कॉर्पस ल्यूटम किससे बनता है? ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किससे कन्वर्ट हो जाता है? अभी अभी डिस्कस किया इससे पहले भी। ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, ओवम बाहर, ओवम बाहर, उसके बाद जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटम बनाएगा और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा ताकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो हो वो थिक हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन मेंट बाय एलिच सर्ज? एलिच सर्ज पहले तो ये बताओ कब होता है, कौन से डे होता है? ग्रेजुअल होता है या सडन होता है? पढ़ाया था। ग्राफ याद करके जाना एग्जाम में, ग्राफ आता ही आता है। तो एलिच सर्ज क्या होता है? ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल मतलब जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? ग्रेजुअली क्या होता है? राइज होता है। सर्ज क्यों? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो रहा है ना? ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है। 1 डिग्री प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो इस मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच चाहिए होता है। तो ये क्या होता है? धीरे 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 बढ़ता जाता है। एंड 14th डे, द मिड of the menstrual cycle, what happens? सडन एलएच सर्ज के जाने के वजह से रोल क्या है इसका? ग्राफियन फॉलिकल जो है दैट विल बर्स्ट। और जब ये बर्स्ट होगी तो क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte, जिसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेसेस आते हैं स्पेशली एलएच सर्ज पे। प्रोजेस्टेरॉन कब ज़्यादा होता है, एलएच सर्ज कब आता है, तो ये याद रखेंगे, हॉर्मोन्स के नाम याद रखेंगे। ठीक है? यहाँ कोई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं मुझको। आगे देखें। चलिए, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ द कंडीशन विच द टेस्टिस रिमेन। इसका क्या मतलब होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से क्या होता है अगर वो एब्डोमेन से सस्पेंड ना हो? फिर से वही बात है, इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? बॉडी के इक्वल टू बॉडीज टेम्परेचर। किसका? स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर होगा वो किससे चेंज होगा? वो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? नो स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो सबको याद हो गया, ये तो याद होना चाहिए। टेस्टिकल एस्ट्रीजिया बोलते हैं इसको, इस केस में जो मेल होता है दैट कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विद डायग्राम, मैंने कहा था आता ही आता है एग्जाम में। चलो फटाफट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है? हेड,
नेक, नेक से कनेक्टेड आप मिडल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और लास्ट में आता है टेल। पूरी बॉडी किससे कनेक्टेड होती है, किससे बाउंडेड होती है? प्लाज्मा से। हेड के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, एक तो होती है न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, और एक होता है एक्रोसोम। याद कर लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये हो गया नेक, ये पीस है हेड, ये हो गया मिडल पीस। मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल, जो बाद में वो किसको पहुंचाता है, पढ़ा था हमने। सेंट्रियोल किसको चाहिए? सेकेंडरी oocyte को चाहिए, इसलिए साथ में लेके जा रहा है। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये बचा टेल। टेल क्या करेगा? मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ किसी को कोई दिक्कत? चलो, okay, so next question, enlist the two functions of placenta। हमने पढ़ा था प्लेसेंटा क्यों जरूरी होता है। प्लेसेंटा क्या करता है? ये क्या है? डुअल नेचर का है। डुअल नेचर का क्यों है? ये पढ़ा था हमने। क्या काम होता है डुअल नेचर का? बिकॉज हाफ इट इज ऑफ फीटस और हाफ किसका है? मदर का है। क्यों है? ताकि मदर जो है, फीटस के पास अभी ऑर्गन्स तो डेवलप हुए नहीं है, तो मदर क्या करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा? मदर। सो प्लेसेंटा का काम क्या है? प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो कहाँ पहुंचाना है? फीटस को। और दूसरा काम क्या है? इट एक्ट लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कैसे? फीटस से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा या कोई वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो कहाँ जाएगा? मदर में। सो दो आपको इसके समझ में आ गए। फीटस, प्लेसेंटा का काम क्या है? इट्स एक्ट लाइक ए कनेक्शन। किसके बीच में कनेक्शन में काम करता है? मदर और फीटस में। फीटस को जितना ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो कौन देगा? प्लेसेंटा के थ्रू मदर से। और जितना वेस्ट प्रोडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? वो वहां से पास होके मदर में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर्स बताने हैं आपको, कितने सारे क्रोमोसोम्स हैं इन द फॉलोइंग सेल। सबसे पहले क्या है? प्राइमरी oocyte। एक चीज याद रखना है, जब भी प्राइमरी oocyte या प्राइमरी कोई भी प्राइमरी सेल्स है, मतलब वो सेल जो अभी मियोसिस में गई नहीं है, मियोसिस में जाने वाली है। तो बताओ, मियोसिस में जाने वाली है तो उससे पहले क्या होगा? 23 पेयर्स। इट अ पार्ट ऑफ, ये पार्ट है अभी ऑलरेडी ऑर्गन का, बॉडी का, तो 23 पेयर्स। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब इसके बाद में जब मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो मियोसिस स्टार्ट होने के बाद में अब जितनी भी सेल्स बनेंगी, तो उसमें क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगी। उसके बाद में क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा इसके बाद? सेकेंडरी oocyte। तो बताओ, मियोसिस स्टार्ट हो गई, उसके बाद सेकेंडरी oocyte मिलते हैं और एक पोलर बॉडी मिलता है। एक पोलर बॉडी मिलता है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte में क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स आधे हो गए, क्योंकि मियोसिस हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको पूछा जा रहा है, इसके बाद क्या बन रहा है? ooted। ठीक है, ooted, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है ना। और इसके बाद में जो सेल्स बढ़ती हैं, फॉलिकल्स जब बनती है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, तो जितने भी फॉलिकल्स बनते हैं, ये भी सारे क्या होते हैं? इनके पास में कितना होता है? 23 पे 23 क्रोमोसोम्स, है ना। ओके, याद रखना है, ये वाला एग्जाम में आता है क्वेश्चन, फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो और फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटम। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता चुकी हूँ कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है, हाउ डज इट फंक्शन,
हाउ डज इट फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ये तो पता है आपको, है ना, रिलीज हार्मोन। तो ये बताओ कि कैसे, पहले तो कॉर्पस ल्यूटम है क्या? कॉर्पस ल्यूटम क्या है? जब ग्राफियन फॉलिकल में से ऊसाइट बर्स्ट होके बाहर निकल गई, है ना, तो उसके बाद में जो पीछे फॉलिकल सेल्स बच गए, ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, पीछे बचा हुआ सामान। अब ये क्या करेगा? ऊसाइट जो है आपकी सेकेंडरी ऊसाइट है, ये तो अब अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर जोना पेलुसिडा, ग्राफियन सेल्स एंड ऑल दैट। तो लेकिन कॉर्पस लूटम क्या करेगा? अब इसने क्या कर दिया, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो गई है, अब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो कॉर्पस लूटम का काम क्या होता है? वो एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बहुत सारे अमाउंट में? प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्यों चाहिए? ताकि एंडोमेट्रियम की वॉल जो है उसे क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए। ये तो बहुत इजी है, ये तो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? ये पार्ट बहुत इजी है। ग्राफियन फॉलिकल के बाद में, जब ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के डे के दिन सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हो जाता है, तो उसके पीछे बचा हुआ जो सेल होता है वो क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। यहां तक किसी को कोई डाउट? फटाफट बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? राइट, देखो, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द लेडिग सेल्स? लेडिग सेल्स एंड व्हाट डू दे सिक्रीट? लेडिग सेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं लेडिग सेल्स को? क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या काम होता है इनका? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ, इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में ना वो चीज जरूर याद करना जिसका ये पूछा जाए नरिशमेंट में किसका काम है। तो देखो, अब ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं दो हॉर्मोन्स। एक तो होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ काम आता है? जब स्पर्मिएशन करवाना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में, जब स्पर्मियोजेनेसिस करवाना है टू मैच्योर स्पर्मेटिड्स, जो इमेच्योर स्पर्मेटिड्स हैं उनको मैच्योर कराना है, तब इनका काम आता है एंड्रोजन का। एंड ये और कौन से हार्मोन रिलीज कराते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है? ये आता है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मैच्योरेशन में काम करना। जैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनको मैच्योरेशन में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में टेस्टोस्टेरोन वर्क्स। सो यू शुड रिमेंबर, याद रखना है कौन से दो हो गए हमारे पास? एंड्रोजन जो स्पर्म्स का मैच्योरेशन कराएगा, टेस्टोस्टेरोन जो कराएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का शो ड्यूरिंग पुबर्टी डेवलपमेंट। चलो अब आ जाता है हमारे पास में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो अगेन रूल्स तो आपको पता है, असर्शन रीजन में ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है और क्या रीजन करेक्ट रीजन है कि नहीं। चलो फर्स्ट देखते हैं। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट, पढ़ाया था, डू नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यस इट्स ट्रू। जरूरी नहीं है कि सारे कॉपुलेशन जो है कोइटस जो है दैट विल लीड टू द प्रेगनेंसी। दूसरा स्टेटमेंट देखते तो ये तो ट्रू हो गया। रीजन, फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली द ओवम, मतलब जो सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो रहा है, एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड। कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है? वेयर? कहाँ पे? एम्पुलरी रीजन में। पढ़ा था हमने फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी एस्थमिक जंक्शन। तो जब तक एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्टेशन किसका? ओवम का और स्पर्म का साइमल्टेनियसली, मैंने आपको टर्म बताया था साइमल्टेनियसली, जब तक दोनों सेकेंडरी oocyte और स्पर्म साथ में नहीं पहुंचेंगे एम्पुलरी रीजन में, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये भी बात सही है कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि
दोनों को सही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंचना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। करेक्ट, डन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अगेन स्टेटमेंट क्या है? अ ड्रॉप इन टेम्परेचर does not affect spermatogenesis। सही बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी तो स्क्रॉटल सैक आगे बाहर होता है, ड्यूरिंग एब्डोमेन एरिया से बाहर की तरफ निकल के रहता है ताकि उसके टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब आप सोचो कि इस टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आ गया तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? नहीं होगा। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ड्यूरिंग टेम्परेचर ड्रॉप द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। स्मूथ मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड ब्रिंग द टेस्टिस क्लोजर टू द पेल्विक कैविटी। बिल्कुल सही बात है। क्या होगा अब बॉडी के टेम्परेचर से, और मान लो कि अभी क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा, कि टेम्परेचर में ड्रॉप हो गया, तो इस टाइम में क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड इट ब्रिंग्स द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी। इससे क्या होगा? टेस्टिस क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बॉडी से, जो मेन बॉडी है उससे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? बोथ असर्शन, इसमें क्या हो गया? बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अगर यहाँ पे ये लिखा होता, देखो दोनों स्टेटमेंट सही है ना, या फिर असर्शन की जगह नीचे वाला स्टेटमेंट होता और रीजन की तरह, रीजन की जगह अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट होता, तब हम क्या करते? ए। हाँ, क्यों? क्योंकि ड्रॉप आ गया है, इसीलिए इसलिए क्या हो रहा है, ये फेनोमेना या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो समझ में आ गई बात? चले आगे। बहुत माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस है, मतलब दिमाग लगाना है यहाँ पे, नहीं तो ए का बी करके आ जाओगे, बी का ए करके आ जाओगे, तो बहुत सा इसको सही समझना। चलो ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगेन सिंपल थिंग, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है अच्छे से और बताना है जो एमसीक्यू, जो आपके यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके आंसर्स बताने हैं। चलो पढ़ते हैं। क्लीवेज is a series of rapid mitotic division, okay, in zygote and forms the blastula। सबसे पहला स्टेज क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद क्या बना? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, द 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, जब 16th embryo with 64 blastomer is known as blastocyst and blastocele cavity पढ़ा था। ब्लास्टोसिस जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स हैं, इनर मास सेल्स हैं, जब वो एक तरफ चले जाते हैं और बाहर ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, तो उसमें क्या होता है? ब्लास्टोसील प्रोड्यूस होती है। ब्लास्टोसिस गेट इम्प्लांटेड इन यूटेरिन वॉल एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सॉलिड मास सेल्स विद 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा? बताओ फटाफट बताओ। it will be मोरूला, है ना? क्या होता है जब फाइनली 2, 4, 8, 16 के बाद में मलबरी शेप का छोटा सा एम्ब्रियो बनता है, उसे क्या बोलेंगे हम? मोरूला। फिर आगे जब इसमें डिवीजन होगा, इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ सेल। और जब रीअरेंजमेंट ऑफ सेल होगा, उसके बाद में क्या बनेगा? ब्लास्टुला। एंड उसके बाद में गैस्ट्रुला। जाइगोट सबसे फर्स्ट स्टेज, फिर ये तीनों एम्ब्रियो की स्टेज। ये तो बहुत इजी है, ये तो हमने पढ़ा था, सीरीज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ट्रोफोएक्टोडर्म डेवलप्स? ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या बनाते हैं? एक्टोडर्म। फिर उनके जब लेयर, जर्म लेयर्स बनती है, तो ये बताओ कि कौन सी स्टेज में ट्रोफो एक्टोडर्म का डेवलपमेंट होता है? जाइगोट, जाइगोट तो वन सेल है, नहीं। मोरूला मलबेरी हो गया। उसके बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होती है? जो बाहर होता है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है और अंदर के साइड में इनर मास सेल इकट्ठी हो जाती है। तो किस स्टेज में ब्लास्टुला बनता है? ब्लास्टोसिस ट्रोफो एक्टोडर्म किस
फेज में बना? ब्लास्टुला में, जिसके अंदर 2 लेयर होती है, अंदर ब्लास्टोसील होती है। ये जब इनर मास सेल एक जगह इकट्ठा हो गया, ये हो गया इनर मास सेल जो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस जो फीटस का डेवलपमेंट करेगा। और जो बाहर की सेल्स है इसे क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और इसके बीच में जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। इजी। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस एम्ब्रियो स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। अंडरस्टूड? ये 4 स्टेज आपको याद रखनी है। जाइगोट 1, मोरोला 2, ब्लास्टुला 3 एंड लास्ट इज गैस्ट्रोला। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, मैंने आपको बताया था कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस। सर्विक्स नहीं, सर्विक्स से तो ये तो डिलीवरी कैनाल होता है। यूटरिन फंडस, फंडस तो ओवम का कैप्चर कराता है। और ये यूटरिन का पार्ट नहीं है। किसका है पार्ट? फलोपियन ट्यूब का। देखो कितने इजीली समझ में आ रहा है। इनफंडिबलम ऑफ ओविडक्ट नहीं। इनफंडिबल में क्या होता है? ग्रैब, है ना, मूवमेंट ऑफ ओवम। फिम्ब्रे, तो इसका आंसर क्या हुआ? एंडोमेट्रियम ऑफ सर्विक्स। तभी तो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या बोलेगा? प्लेसेंटा। राइट, ये तो इजी है। नेक्स्ट चले। ओके देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है, बताओ इसका क्या आंसर होगा? सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट, डिप्लॉइड, 1 सेल, उसके बाद में मोरूला 2, 6, 2 क्या बनेगा? 2 सेल, 4 सेल, देन माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, फिर 8, फिर 16। अब 16 में जब रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या मिलेगा आपको? रीअरेंजमेंट के बाद आपको मिलता है ब्लास्टुला। और उसके बाद में लास्ट स्टेप होता है गैस्ट्रुला। और इसके बाद हो जाता है इसका इम्प्लांटेशन, देन फीचर्स डेवलपमेंट होता है। आगे देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखना, मैं बार बार बता रही हूँ, जाइगोट, जाइगोट के बाद में आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो 2 से 16 सेल का डेवलपमेंट होता है इन्हें बोलते हैं मोरूला। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्लास्टुला एंड लास्ट में आता है आपका गैस्ट्रुला। याद रखा जाएगा इसको। राइट, 4 चीजें याद कर लो फिर सही रहेगा। चलो, ये ऐसा रीजन इसी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का पार्ट है। 1 मार्क्स के हैं तो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। देखो असर्शन क्या दिया हुआ है? साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद इनर सेल मास कॉल्ड एनिमल पोल। क्या कहा जा रहा है कि जब ये एम्ब्रियो है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर तो हो गई आपकी आउटर लेयर। और हम देखते हैं इसके एक पार्ट में, एक डायरेक्शन में कुछ इनर मास सेल होते हैं जो अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, यही से क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। सबको पता है, हमने पढ़ा था। यही जो पोर्शन होता है जहां से इम्प्लांटेशन होता है, हमेशा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो साइड है जहाँ पे इनर सेल मास है वहीं से इम्प्लांटेशन होता है। तो इस साइड को क्या बोलते हैं हम? एनिमल पोल। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? रीजन क्या दिया हुआ है? इनर सेल मास गिव राइज टू एम्ब्रियो। ये भी बात सही है, पर ये क्या उसका एक्सप्लेनेशन है कि एम्ब्रियो को राइज देता है इसलिए एनिमल पोल कहा जाता है? नहीं। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट ये एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, आपको ये समझना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास ये है हमारे पास दूसरी केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। सो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द options given. So during copulation, semen is released by the penis to the vagina. The motile sperm swim rapidly by the contraction of female uterine wall and fuse with the ovum in the ampullary region. बिल्कुल सही है. Resulting in the fertilization. बिल्कुल सही है. Haploid nucleus of sperm fuses with the
दैट ऑफ ओवम, ओवम भी कैसी होती है, हैप्लॉइड टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो एक केस दे दिया आपको, सिचुएशन दे दिया, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। सो इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट sperms are made capable of fertilizing the egg। आपको पता है कि if once the sperm enters in the female tract, वो अपने आप नहीं पहुंचेगा, इसको वहां तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो फेनोमेना है जिसमें जो फीमेल ट्रैक्ट है दैट इज मेकिंग स्पर्म इनेबल, जो उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं उसको शो कर रहा है। तो ये जो फेनोमेना होता है इसको क्या कहते हैं, जिसमें हम स्पर्म का एक्टिवेशन करवाते हैं, जिसमें उसके रिसेप्टर्स जो हैं उसको हम शो करवा रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस नहीं, कॉर्टिकल रिएक्शन, ये तो कॉर्टिकल बाद में होगा, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन तो बाद में होगा जब वो जोना पेलुसिडा में की लेयर पे पहुंचेगा। तो इसका आंसर क्या है, कैपेसिटेशन। सबसे पहले क्या होता है, कैपेसिटेशन, जिसमें एक्टिवेशन हो रहा है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया ऑन जोना पेलुसिडा, और लास्ट में होता है फिर कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ये याद रखना है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें भी एक असर्शन रीजन हमारे पास में है, ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जब एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, मोनोस्पर्मी, है ना, जब एक ही सेल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। ओके, The secretion of acrosome help the sperm to enter into the cytoplasm। बात सही है, जब एक्रोसोम जाके जोना पेलुसिडा पे अपने जो लाइसेंस है, जितने भी 3 लाइसेंस जब उसको रिलीज करता है, तब जाके क्या होती है, लेयर्स जो होती हैं वो सारी लाइसेंस है ब्रेक होगी, उसी के बाद में तो अंदर का जो मटेरियल न्यूक्लियस है वो एंटर होता है। तो बात सही है कि एक्रोसोमल जो सिक्रीशन है, जितने भी लाइसेंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, इनको ब्रेक करेगी, तो स्पर्म देन एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ, ये तो सिचुएशन ही अलग है, तो मोनोस्पर्मी पॉलीस्पर्मी का है रिएक्शन, और ये है आपका स्पर्म का रिएक्शन। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बट क्या ये एक्सप्लेनेशन है उसका, नहीं। अगर यहाँ लिखा होता कि रिलीज ऑफ एक्रोसोम्स, या फिर बाद में जब ग्रैन्यूल्स हैं उससे जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है और कैल्शियम का फॉर्मेशन हो रहा है एक जो हार्ड लेयर का, इसीलिए मोनोस्पर्मी हो रही है, तब वो एक्सप्लेनेशन होता। समझ में आ रही बात, दोनों आंसर सही है कि नहीं है, कि बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो उसका असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये असर्शन रीजन में ना बहुत छोटी छोटी बातें, अगर ये दोनों से रिलेट नहीं कर रही है ना, अगर दोनों सही है तो ये सेकंड होगा। और प्लीज ध्यान से इसको पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम गलत करके आ जाते हैं, ए और बी का 1 मार्क्स गलत, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इट रीस्टोर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये कोई सेंस नहीं है। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल, फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें तो कभी भी जेनेटिकली आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते हैं। दूसरा, इट इनिशिएट क्लीवेज, यस, क्या होगा, बोथ बी एंड सी, बी तो गलत ही है तो ये तो ऑप्शन गया। तो क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्लीवेज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, सी इज करेक्ट। आगे चले, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था आपको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एग्जाम में आता ही आता है कहीं से भी, तो ये हमेशा रट के जाना है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन कैविटी। ये क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, राइट। अब देखो यहाँ पे लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, यूट्राइन वॉल लिखा है, अच्छा फर्टिलाइजेशन तो यूट्रस में होगा, इसको सही करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। सो एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, देख के ही सही है। फिर तो सर्विक्स इज बर्थ कैनाल, ये तो है ही नहीं। इनफंडिबल ऑफ एन एम्पिलरी ट्यूब, नहीं, इनफंडिबल में जो फिमरी होता है तो कैच करते हैं। तो आंसर क्या है, बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन।
तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के खत्म। सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। मैं आपके कंटिन्यूअसली आपके जो डाउट्स हैं वो मैं देख रही हूँ, और मैं ज़रूर आपके लिए एक डाउट सेशन रखूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ बैठ के उसको पढ़ना है। जितने डाउट्स हैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। वो सारे जो कमेंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, आई एम ऑलरेडी रीडिंग इट। सो मैं डाउट सेशन रखूंगी, डोंट वरी, एग्जाम से पहले पूरी तैयारी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।